नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। केवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है ना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स में अपन प्रश्नावली एक का रिवीजन अच्छे से करेंगे और इस क्रैश कोर्स के अंदर प्रत्येक प्रश्नावली का जो पैटर्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो पैटर्न जो निर्धारित किया गया है उसी पैटर्न पर आधारित अपन क्रैश कोर्स की तैयारी करेंगे। पूरा जो सिलेबस है इसको कवर करेंगे, जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक हो गए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन को बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हल करेंगे। साथ ही इस क्रैश क्वेश्चन जो साथ ही इसी क्रैश कोर्स के अंदर विगत वर्षों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के अंदर, गणित के अंदर, है ना, तो उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली एक, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज से जो है अपने क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है और इसमें अपन क्या करेंगे, सभी चैप्टर को डे बाय डे हल करेंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो रेगुलर क्लास जैसे चल रही है, जैसे रेगुलर क्लास में अपने है ना प्रश्नावली 6 चल रही है, तो उसकी भी क्लास से जो वीडियो है वो आते रहेंगे रेगुलर क्लास के जो है ना। साथ ही इसी क्रैश कोर्स के अंदर विगत वर्षों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के अंदर, गणित के अंदर, है ना, तो उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली एक, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज से जो है अपने क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है और इसमें अपन क्या करेंगे, सभी चैप्टर को डे बाय डे हल करेंगे। और मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो रेगुलर क्लास जैसे चल रही है, जैसे रेगुलर क्लास में अपने है ना प्रश्नावली 6 चल रही है, तो उसकी भी क्लास से जो वीडियो है वो आते रहेंगे रेगुलर क्लास के जो है ना, वो वीडियो आते रहेंगे और ये क्रैश कोर्स वाले वीडियो अलग से अपलोड होते रहेंगे। तो दोनों से जुड़े, तो इस प्रकार दोनों वीडियो देखते रहना नियमित रूप से, ताकि आप अच्छे अंक जो है ना प्राप्त कर सके ना। दोनों तरफ से जुड़े रहना, रेगुलर क्लासों को भी ज्वाइन करते रहना, जिसमें प्रश्न 6 चल रही है और इस क्रैश कोर्स के अंदर अपन चैप्टर 1 ले रहे हैं, उसके बाद अपन चैप्टर 10 लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ से जुड़े रहना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्या जो दे रखी है 2 + √3 तथा 2 - √3, इनका गुणनफल इनमें से क्या होगा। क्या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय होगी, दोनों, या तो ए होगी या बी, या दोनों ही होगी। तो इसको हल करके देखेंगे कैसे। यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 2 + √3, ठीक है, ये दे रखा है। और दूसरी दे रखी है अपने को, ये दे रखी, देखो दूसरी दे रखी है 2 - √3, 2 - √3, इनका क्या करना है, गुणनफल, इनका करना है गुणनफल, बोल रहे हैं ना गुणनफल करना है। तो यहाँ पर इंटू लगा देंगे। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लग गया, सबसे में का लग गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए का मान दिख रहा है 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ बी का मान क्या दिख रहा है, √3, तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का जैसे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर करने पर 3 ही प्राप्त होगा ना, तो रूट स्क्वायर से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया ओनली 3। तो 4 - 3 1 आया, तो इसके नीचे अपन 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर रूट क्या प्राप्त है, p/q, जो p/q के रूप में आते हैं और जिनका एचसीएफ p व q का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1, वो क्या कहलाती है, परिमेय। तो यहाँ p/q का रूप आ रहा है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्न 2 बोल रहा है एक तो ए है और एक 18 है, इन दोनों संख्याओं का लस से कितना बता रहा है, दशमलव एलसीएम 36 बता रहा है, और इसी ए और 18 का एससीएफ बता रहा है आपको 2, आपको ए का मान बताना है, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं, एक तो संख्या ए है और एक 18 है, ठीक है, और इसका क्या दे रखा है अपने को, एलसीएम दे रखा है, हाँ एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है अपने को, 36,
और आपको क्या पूछा है, आपको एस भी दे रखा है, एच सी एफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है, एस दे रखा है अपने को 2, और ये है अपनी बी, बी 18 हो गई। ए ज्ञात करना है, तो अपने एक सूत्र देखा था ना, एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद जैसे जांच करनी होती है ना, एल सी एफ एच सी एफ ज्ञात करने के बाद जांच करनी, तो जांच का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र था ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी का मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो इससे क्या होती है, यहाँ पर जांच हो जाती है कि एलसीएम और एलसीएफ का गुणनफल दो संख्या के बराबर है, तो बिल्कुल अपना आंसर सही है, एचसीएफ और एलसीएम है ना। तो ये जांच करने का सूत्र होता है, इस सूत्र के द्वारा अपन इस सूत्र में जो जो दे रखा है ना वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एचसीएफ दे रखा है, अगर इन तीन जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, सवाल में ये दे दिया और ये नहीं दिया, तो पक्षांतर के द्वारा समीकरण बनाकर इसी सूत्र से अपन हल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे दिया, ए नहीं दिया मतलब ए का ए रख दो, यहाँ पर 18 दे रखा है, इसका मतलब बी है ना, तभी तो मैंने यहाँ लिखा 18 है, बी बी का मान है तो इसको लिखा 18 बी की जगह। एच दे दिया 36, ये लिख दिया 36, और एच एल और क्या दे दिया, सॉरी एच सी एफ नहीं है 36, ये अपना अपना एलसीएम 36 है, ठीक है। एलसीएम 36 है, एलसीएम 36 दे दिया और एच सी एफ 2 दे दिया। तो देखो ये दाएं पक्ष हो गया, ये बाएं पक्ष हो गया, तो सब सारी संख्या एक तरफ करेंगे, ये जो संख्या गुणा में ना इसको इधर पक्षांतर करेंगे भाग में, तो ए बराबर 2 इंटू 36, ये 18 गुणा में था, इधर भाग में चला जाएगा, 18 भाग में, 18 के पार्ट से इसको काट देंगे 2 बार, तो यहाँ ए का मान आ जाएगा 2 इंटू, तो कितना आ जाएगा बेटा, ए का मान आ जाएगा अपने लिए 4। तो कहाँ पर है, ये राइट आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखो बेटा 3 है, इसको करने से पहले एक नियम है वो बता देता हूँ। देखो बेटा नियम, ये परिमेय संख्या, जैसे मान लो मैंने कहा परिमेय क्या होती है, तो इधर लिख देते परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। इस पर नंबर चर्चा करते हैं, जैसे कौन होती है परिमेय, परिमेय होता है जैसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा P व Q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, प्लस के या माइनस के पूर्णांक, और P व Q का HCF एक होता है। अगर ऐसा होता है तो वो अपने क्या होता है, परिमेय होती है संख्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2/5, इसमें भी दो, इस दो में भी क्या हो रहा है, इस दो में भी एक का भाग जा रहा है, देखो इस दो में एक का भाग जा रहा है और 5 में भी का भाग जा रहा है, इन दोनों में कॉमन हुआ एक का पड़ा, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या है, यहाँ पर इनका एचसीएफ अपना एक है, इसलिए 2/5 एक परिमेय संख्या है, और जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। क्यू में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू है ना, जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, क्यू क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, वो भी कहा जाते हैं परिमेय में, जैसे 2.25 पॉइंट के बाद यहाँ पर भाग जो है समाप्त हो गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ये भी किस में आता है, परिमेय के अंदर आता है, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन देखो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसे अशांत का मतलब क्या, भाग समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। आवृत्ति का मतलब रिपीट होने वाला, जैसे मैंने बोला 2.57 बार लगा दी, बार का मतलब ये होता है जिन अंकों पर ये बार लगी है वो बार बार रिपीट होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.57 पे बार, या फिर ऐसा दिखे आपको 2.57 57 57 57 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवर्ती है ना। तो ये अशांत भी हो गया, आवर्ती हो गया, ये भी आपका जाएगा परिमेय के अंदर, कहाँ जाएगा, परिमेय में। तो ऐसा होगा तो भी कहाँ जाएगा, परिमेय के अंदर। फिर चौथी बात, अंडर रूट पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या,
अंडर रूट पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ऐसा भी हो रहा है तो वो भी कहा जाएगी परिमेय संख्या। जैसे रूट 144, रूट 64, अंडर रूट 25। आप देख पा रहे हो ये किसका होता है, ये होता है 12 × 12। ये किसका होता है 8 × 8। ये किसका होता है 5 × 5। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा 8, इसका क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से अपने इसके बट्टे में एक लगा देंगे तो पी बटा क्यू का रूप हो गया, और यहाँ पर इनका ऐसे एक है ना, तो पी बटा ए का रूप हो गया, पी बटा ए का रूप है, तो ये सारी की सारी परिमेय है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई ये परिमेय के लिए। तो ये बातें याद रखना ताकि आपको जान पहचानने इसकी पहचान करने में आसानी रहेगी परिमेय कौन सा होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए जो इसका अपोजिट कर लो वो सारी अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 7 दशमलव है जो परिमेय, अशांत दशमलव क्या आ जाएगा अशांत दशमलव अपरिमेय। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो अशांत है, यहाँ अशांत आया कौन सा वाला है, आवर्ती वाला है, मतलब रिपीट वाला। अगर कोई इस प्रकार से आ जाए 2.571423012 तो इसका मतलब ये भी अशांत है। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक खंड, जैसे यहाँ है ना 5 7, ये वाला खंड रिपीट हो रहा है 5 7 5 7 5 इतना, ये वाला जो ब्लॉक है ग्रुप है ये खंड ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ 5 7 1 4 5 2 3 कोई खंड या कोई भाग रिपीट नहीं हो रहा। ये अशांत अनावर्ती और ये जाएगा अपरिमेय के अंदर, इसका रिपीट अपोजिट हो गया ना। उसके बाद तो ये पता चल गया आपको परिमेय और अपरिमेय का अंतर, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है परिमेय के लिए पूर्ण वर्ग और अपरिमेय क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्ग। जैसे यहाँ पर ऐसे दे दिया 23, अब 23 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 1 × 1 होता है, 2 × 2 4, 3 × 3 3 × 3 कितना होता है 9, 4 × 4 कितना 16, 5 × 25, 6 × 36 हो रहा है, मतलब 23 की कंडीशन बनी नहीं। इसका मतलब ये क्या है अपूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं। जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है अपरिमेय में। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई। और एक बात, ठीक है, एक बात और दूसरी बात, जब कभी आपको पाई का चिन्ह दिखे, पाई का चिन्ह, ये आपका हमेशा जाएगा अपरिमेय संख्या में, इसको भी बोलेंगे अपरिमेय। पाई का चिन्ह दिखे और पूछे किस प्रकार की संख्या है तो क्या अपन क्या बोलेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है अपरिमेय, ठीक। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा वो परिमेय होगा, ठीक है ना। तो देखो 7 रूट, इसको देखो आंसर, इसको अच्छे से देख लीजिए बेटा। रूट 7 ये वाला, ये रूट 7 जो कि रूट के अंदर 7 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखो इस प्रकार का, यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग होता है वो जाता है परिमेय के अंदर। ये 7 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 × 1 होता है, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 7 आ ही नहीं रहा किसी प्रकार से ना। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है। इसने सवाल लगा है अपरिमेय नहीं हो, ये तो है तो आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ इसी तरह यहाँ रूट 13 ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी अपरिमेय है। 25 5 × 5 करें 25 आ रहा है, ठीक है ना। और ये 31 किसी का नहीं है, तो इसका मतलब आंसर साफ हो चुका है बच्चों। पर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 25 एक अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके, हाँ तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य के लिए बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 ही गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड का मतलब इसमें केवल एक का और खुद का ही भाग दे। जैसे प्राइम नंबर उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला 7, तो अपन देख पा रहे हैं 7 के अंदर एक का भाग जा रहा है, तो इसका एक गुणनखंड हो गया 1।
और 7 के अंदर 7 का ही भागचार है। इस प्रकार इसका भी गुणनखंड हो गया एक 7। तो यहाँ पर केवल 1 और 7 मात्र 2 ही गुणनखंड है। इसलिए जो 7 है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला 16, अपन देख पा रहे हैं 16 में 1 का भाग जा रहे हैं, 16 में 2 का भाग जा रहा है, 16 में 4 का भाग जा रहा है, 16 में 8 का भाग जा रहा है, ठीक है ना, और 16 में खुद 16 का जा रहा है। तो अपन ने क्या देखा, एक और खुद के अलावा 2 का, 4 का, 8 का अन्य संख्या को भाग जा रहा है। तो यहाँ पर एक दो 1 2 3 4 5 गुणनखंड हो गए। तो जहां पर 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं संख्या के, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ये तो भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। और जबकि अभाज्य क्या होती है? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक और एक स्वयं खुद संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब भाज्य का जब टॉपिक चला तो ध्यान रखना, भाज्य इसके अंदर प्रश्न भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी लिख देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा एक होती होगी, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, वो तो एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से सब छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। एक बात ये रखना। दूसरी बात एक और याद रखना, इसके साथ ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो भी क्या करना है? 2 करना है। और अगर ये पूछ ले सबसे छोटी, ये भी लगा गया, सम भी लगा गया, तो भी अपना आंसर क्या रहेगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य भी बोले तो भी 2 है, और समअभाज्य बोले तो भी 2 है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आपको, तो इस प्रकार आपको पहचान होगी। चलो देखते हैं। ये देखो ऑप्शन क्या है? 28। 28 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक तो इसमें खुद एक का भाग जा रहा है, एक तो एक का भाग जा रहा है और खुद 28 का भाग जा रहा है। ये देखो 28, 28 में एक का भाग जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 का, 14 का, 7 का भाग जा रहा है ना। तो इस प्रकार यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है। फिर देखो नया, फिर क्या है? 63। फिर देखो 63, सॉरी, फिर क्या है? 69। 69 देखो, 69। अब यहाँ देखो, इसमें भी एक का भाग जा रहा है और खुद 69 का भाग जा रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो, इसमें 9 और 6 को जोड़ 15 हो रहा है, तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड होती है, वो क्या हो जाती है? भाज्य। ये तो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। अपने को क्या देखनी है? अपने को देखना है, अपने को आंसर देखना है भाज्य संख्या का। भाज्य केवल वो होती है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट 71। तो 71 को देख लेते हैं। 71, इसमें एक का भाग जा रहा है और खुद 71 का ही भाग जा रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा। तो इस प्रकार इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, एक और 71। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों ध्यान देना, आज से अपन ने जो है ना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया 10th क्लास का। कक्षा 10th की जो ये मैथ वाली बुक है, उसमें जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन सारा कोर्स करेंगे, जिसमें बोर्ड का पैटर्न जो है उसको फॉलो करते चलेंगे। विगत वर्षों के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक चैप्टर का पूरा यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो कंटिन्यू ज्वाइन रहें, उसमें जुड़े रहें, ताकि आपको भी उसका फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा मिल सके और आप अपने मार्क्स के अंदर ग्रोथ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5% देखो, यहाँ 5 प्लस 3√2 दे रखा है। तो अपन देख पा रहे हैं ये तो क्या होगी? परिमेय, क्योंकि इसके नीचे एक लगा देंगे। और ये क्या है? ये परिमेय है, और इसके साथ गुणा में कौन है? √2, जो कि अपरिमेय। तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल करता है, वो भी क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इन दो, ये परिमेय और ये अपरिमेय, इन दोनों, ये दोनों अलग अलग संख्या है। तो इसका आंसर भी क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा, जब दोनों अलग अलग हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ये आंसर आ जाएगा बी। अब यहाँ पर एक और चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न एक ऐसा आएगा बोर्ड में, दो परिमेय संख्या,
2, पहले अपन ने पढ़ा था ना ऊपर देखो यहाँ पे वो वाला a प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन था शायद तक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ठीक है, उसमें दो अपरिमेय थी, इसमें क्या है, दो परिमेय, दो परिमेय संख्या। देखो बेटा, अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अभी अपन ने ये पढ़ा था ना ये वाला, इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, तो इसका आंसर क्या निकला था, इसका आंसर निकला था अपना परिमेय संख्या। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है आंसर। यहाँ देखना, दो परिमेय संख्या का क्या पूछे, यहाँ पर गुणनफल पूछे, मतलब परिमेय संख्या की गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो। परिमेय संख्या की गुणा, भाग, जोड़, घटाव सदैव परिमेय ही आएगा, ध्यान रखना। सदैव क्या आएगा, सदैव परिमेय होगा। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। दो परिमेय संख्या कोई भी लोगे ना, उनकी चाहे गुणा करनी हो या भाग करना हो, जोड़ करनी हो, घटाव करना, अपने को सदैव क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। कैसे, जैसे मैंने देखा 2 दे दिया, ये भी परिमेय, 5 दे दिया परिमेय, इनकी जब गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इनको जोड़ लोगे तो भी क्या होगा, इनको जोड़ने पर 7 आएगी, सारी की सारी परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, इस तरह से ध्यान रखना। और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न जैसे इस प्रकार से बन सकते हैं, परिमेय जब चल रहा है टॉपिक परिमेय संख्या के बारे में, तो अपन ने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, क्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरे पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें आता है पूर्ण संख्या, क्या थी पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, अनंत तक चलती है, इनफाइनाइट। फिर दूसरा नंबर होता है प्राकृत संख्या, कौन सा है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 2, 3, अनंत तक होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक, इंटीजर्स। अब देखो, पूछा जाए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और ऑप्शन डी मान लिया, ये मान लो ऑप्शन ही आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये आ गया। कौन परिमेय है, लिख प्रश्न आ गया, कौन परिमेय है, ये प्रश्न आ गया, कौन परिमेय है, कौन परिमेय है, प्रश्न ऐसा आ गया मान लीजिए। और ऑप्शन अपने को ही दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। तो 0 पूर्णांक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये माइनस के पूरे पूरे अंक और ये प्लस के पूरे पूरे अंक 0। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और चौथा ऑप्शन डी में आ गया सभी, ये लो। अब देखो, तो देखो पूर्ण संख्या परिमेय होती है क्या, देखो होती है, क्यों, कि अब इसके बट्टे में एक लगा देंगे पी बटा क्यू का रूप, बट्टे में लगाया पी बटा क्यू, बट्टे में एक लगाओ पी बटा क्यू, एक है ना, तो इस प्रकार सब में भी अपन एक लगा सकते हैं, तो ये पी बटा क्यू का रूप हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, पी बटा क्यू का रूप हो रहा है ना, पी बटा क्यू बट्टे में एक लगाने पर। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। तो ये सारे ऑप्शन सही है, सारी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी याद रखना। वहां पर तो चलो यहाँ तो मैंने नंबर लिख के आपको बता दिया, एग्जाम में हो सकता है नंबर ये लिखा हुआ ना है, ये लिखा हुआ ना होगा, केवल ये आ गया, केवल केवल ऐसे आ गया, तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है ना, केवल ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, तो याद रखना पूर्ण प्राकृत पूर्णांक सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है। और प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं, प्रश्न जैसे ऐसे आ गया, अब प्रश्न जैसे ऐसे पूछा था ना, उसमें से भी आ गया,
कौन परिमेय है, प्रश्न ऐसा आ गया, कौन परिमेय है, रैशनल नंबर कौन सा है ना, कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए आ गया, जैसे 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी सभी। ये भी प्रश्न इस तरह से आ गया। तो अभी बताया था, इसके बट्टे में लगाओ पी बटा क्यू का रूप हो रहा है, बट्टे में एक पी बटा क्यू का रूप हो रहा है, बट्टे में एक पी बटा क्यू का रूप। ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्यू पी में है, जो या जीरो है ना पी में, ठीक है, ध्यान कंफ्यूज मत होना, जीरो कहाँ है, पी में। जीरो ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता, बट्टे में नहीं आ सकता, क्यू में नहीं आ रहा है ना, क्यू में नहीं आ सकता जीरो। अगर बट्टे में जीरो दिख रहा है तो वो परिमेय नहीं होगा। ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, इसका आंसर क्या होगा, डी सारा परिमेय होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रश्न नंबर 5। परिमेय का मैंने बता दिया, अपरिमेय में बता दिया ना। तो देखो अपने एक नियम क्या देखा था यहाँ पे, इसमें ये देखो, ये वाला नियम देखो, यहाँ वाला, ये वाला, ये नियम देखो, दो परिमेय, इधर ध्यान देना, ठीक है बेटा, दो परिमेय संख्या वाला, ये नियम देखो, दो परिमेय संख्या कोई भी हो, उनकी गुणा जोड़ घटाव भाग सदैव परिमेय होता है। क्या होता है, सदैव, सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और इसी तरह माइंड में आ रहा होगा कि जब पहला प्रश्न किया था, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला, ये वाला फर्स्ट प्रश्न आपने किया होगा, तो इसमें आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब दो अपरिमेय संख्या होते हैं तो उसका भी परिमेय होता होगा, नहीं। इस पे अपने को क्या संख्या के अनुसार जांच करनी पड़ेगी, हल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो संख्या ली, उसमें तो ऐसा था ना, अब मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे मैंने ये संख्या ली, √5 ली, या मैंने √2 ली। अब देख पा रहे हो, √5 भी अपरिमेय, ये भी क्या है, अपरिमेय, और √2 भी क्या है, अपरिमेय। ठीक है ना। अगर अब मैं इन दोनों का गुणनफल करूं, ऊपर भी दे रखा था ना, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या था, उसमें तो आंसर परिमेय आया। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये भी दो अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल करो, इनका गुणनफल में क्या है, 5 × 2, तो √10 आ गया। √10 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर परिमेय और परिमेय जो है ना, संख्या पर डिपेंड करेगा, पर्सन की जो संख्या उसके अनुसार उस पर डिपेंड करेगा। तो अपन ये नहीं कह सकते दो अपरिमेय आ गया तो भी परिमेय क्या है, नहीं। दो अपरिमेय संख्या आ गया ना, तो उसको हल करके देखो परिमेय आ रहा है कि अपरिमेय, तो यहाँ पर तो आ रहा है अपना क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहला प्रश्न ऐसा था, इस टाइप का था, मान लीजिए ये दे दिया मैंने, ये प्लस में ये ऐसा दे दिया, और माइनस दे देते हैं, अब ये आ गया, तो ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर देखो ये वाला भी अपरिमेय संख्या थी, इसका आंसर क्या निकला, अपरिमेय निकला। ठीक है ना। और ये वाला दूसरा, ये भी क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। जब इनकी गुणा करोगे तो सर्च में क्या लगेगी ना, a+b, a-b, क्या होता है आंसर, a² माइनस b²। ए है 5 का स्क्वायर, बी है √2 का स्क्वायर, तो 5 का तो हो जाएगा 25, और 2 का हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2, तो 25 में 2 घटाओगे कितना है, 23। तो इस प्रकार 23 एक परिमेय है। तो अपन अलग अलग डिपेंड करते हैं ना, पर्सन के अकॉर्डिंग समझ, देखो जो संख्या है उस पे उसके अकॉर्डिंग डिपेंड हो रहा है। दो अपरिमेय संख्या ली, इसका परिमेय, इसका क्या निकला, अपरिमेय निकला आंसर। यहाँ भी दो अपरिमेय संख्या ली, यहाँ भी दो अपरिमेय संख्या ली, इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर परिमेय लिखना, क्या निकला आंसर, परिमेय, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या गुणनफल सदैव परिमेय होता है, कोई भी संख्या ले लो परिमेय वाली, गुणा करने पर परिमेय ही प्राप्त होगा। अपरिमेय के अंदर अलग अलग है, यहाँ पर देख लीजिए, अपरिमेय हल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अपने 5 प्रश्न हो गए, और साथ ही अपने नियम को भी समझा ना, रूल्स को भी समझ लिया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य संख्या का युग्म है। 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सहभाज्य है, तो सहभाज्य समझो क्या होता है, सहभाज्य देखो क्या होता है, सहभाज्य, सहभाज्य युग्म, को प्राइम नंबर,
हम्म, जब दो संख्या का एचसीएफ या गुणनखंड एक हो, जब दो संख्या का एचसीएफ एक हो, वो क्या कहलाती है? वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंड एक का मतलब केवल एक का ही भाग जाएगा उसमें, एक का या खुद का, ठीक है ना। एचसीएफ ध्यान रखना, एक ही हो, एक गुणनखंड हो। जैसे मैंने यहाँ देखो पर्सन के अकॉर्डिंग, ये क्या देखा है? पहला 14 और 35 दे रखा है ऑप्शन ए में। तो देखते हैं, 14 में एक का भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है। 35 देखो, 35 में एक का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, खुद 35 का भाग जा रहा है। तो यहाँ देखो, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, एक कॉमन हो गया। यहाँ एचसीएफ क्या आ गया? एक, और 7 7 कॉमन हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 7। तो हो गया एचसीएफ, तो 7 हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक भी है और 7 भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 7 बड़ा है, तो यहाँ तो एचसीएफ क्या हुआ? 7 हुआ। तो इसका मतलब ये वाला युग्म तो सहभाज्य नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? दूसरा ऑप्शन के अंदर दे रखा है 18 25, ये लेंगे 18 और 25। अब देखेंगे 18 की गुणनखंड, 18 में एक का भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, तीन का भाग जा रहा है, 6 का, 9 का और खुद 18 का भाग जा रहा है। अब 25 को चेक करेंगे, 25 में एक का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, खुद 25 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर एक, इधर एक, इसके अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। इसका इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक। मैंने कहा ना, एक एचसीएफ हो मतलब जब दो संख्या का एचसीएफ एक हो, यहाँ एक ही गुणनखंड कॉमन हो, वो खुद एक। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ रहा है? एचसीएफ एक आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन राइट है ये वाला, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, 18 25 क्यों है? इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, एक गुणनखंड, वो एक होना चाहिए। ठीक है, एक ही गुणनखंड, ये नहीं दोनों का दो हो गया या दोनों का सात, नहीं, एक ही का मतलब एक वाला, ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है एचसीएफ एक, ये वाला। ठीक है ना, एक, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो देखो यहाँ पर भी एक आ रहा है, इधर ही एक है, तो ये कॉमन गुणनखंड एक है एचसीएफ, इसको बोलेंगे सहभाज्य। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7, एम तथा एन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जिनके घाते लगी होगी, जिसमें खुद का ही भाग जा रहा होगा, जैसे 2 3 5 7 इस प्रकार से संख्या, ये भाज्य है। जिसमें एक का खुद का ही भाग जाए, दो ही गुणनखंड, वो होती है भाज्य। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या बोल रहे हैं। और एम की घात 3 और एम की घात 2 और एम की घात 2 और एम की घात 2 ऐसा दिया हुआ है, जबकि एम और एन अभाज्य संख्या है, उनकी घातें लगी हुई है। तो इनका मत से क्या होगा? तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे मत से। क्या बोला गया है? एम की घात 3 और एन की घात 2, तो इसका निकालेंगे गुणनखंड, एम इंटू, तीन घात है ना, तीन वाली को एम इंटू एम इंटू एम, फिर इंटू एन इंटू एन। देखो इस पे घात 3 है तो इसको 3 वाला लिख दिया, इस पे घात 2 है तो इसको 2 वाला लिख दिया। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है? ये इसका तो लिख दिया। अब इसका देखो, इसमें क्या दे रखा है? एम पर घात 2, एम पर घात 2 और एन पर भी घात 2। अब इसके गुणनखंड देखो, इसके बाद एम 2 बार, इसमें देखो एम की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, एम इंटू एम, और एन पे भी घात 2 है तो एन इंटू एन। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो लिख देंगे एम क्यूब एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का एचसीएफ मतलब क्या होगा? तो देख लीजिए, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, कॉमन हो गया तो एक एम हो गया, एक और एम आ रहा है, इधर भी एक और एम आ रहा है कॉमन, एक और एक एम और हो गया कॉमन, और फिर से एम आ रहा है लेकिन यहाँ फिर से एम नहीं आ रहा। अब एन आ रहा है इधर भी और एन आ रहा है इधर भी, तो एन भी कॉमन हो गया, और यहाँ फिर से एन आ रहा है
यहाँ फिर से हमारा एक एन और हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार m कॉमन है दोनों में, 2 बार n ही कॉमन दोनों में, तो अपन ये ले लेंगे m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये तो हल करने पर हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको शॉर्टकट में करना है, तो क्या करेंगे, जब भी आपको एचसीएफ पूछे, क्या पूछे, एचसीएफ, तो दोनों के अंदर जो छोटी घात है ना वो कॉमन होती है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है n की घात 2, यहाँ n की घात 2, तो n की घात 2 तो कॉमन हो ही गया। फिर यहाँ देखो इसके अंदर m की घात 3 और यहाँ m की घात 2, तो छोटी घात m की घात 2 ले लो, तो m की घात 2 ले लीजिए, ये हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, तो इतना हल करके मैंने पूरा अच्छे से बता दिया और शॉर्टकट में बता दिया। एचसीएफ जब भी घातों वाला रूप हो, घातों वाले रूप में एचसीएफ निकालना हो, तो छोटी घात देखो दोनों तरफ, जैसे दोनों में एम है, तो एम की छोटी घात एम स्क्वायर है, और दोनों में एन एन भी है, तो एन की छोटी घात एन स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका शॉर्ट तरीके से आंसर निकल जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक पहला प्रश्न आज का, इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ो। ये कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। याद रखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है ना, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखें। दूसरा प्रश्न, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। जो धनात्मक विषम होता है ना, वो हमेशा सदैव जो होता है ना, 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये, अगर ऐसा आ जाए प्रश्न धनात्मक सम, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे, देखो धनात्मक सम पूछ रहे हैं ना, तो धनात्मक सम है ना, तो 2m बोल सकते हो, 2p बोल सकते हो, 2q बोल सकते हो, 2r बोल सकते हो, किसी प्रकार का रूप हो सकता है। यहाँ पर गुणा में 2 जरूर होगा, क्योंकि सम की बात हो रही है, विषम की बात हो रही है, तो विषम में 2m 2p 2q 2r के साथ प्लस में 1 जरूर होगा। ठीक है ना, तो ये होता है विषम संख्या का रूप, और इस प्रकार का होता है वो सम संख्या रूप। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के अंदर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका प्रश्न नंबर सी। वितरण नियम जो है ना, ये हमेशा अपरिमेय संख्या के समूह को दिखाता है। ये गलत हो गया, वितरण नियम जो है ना परिमेय संख्या में लगता है, ये ध्यान रखना। वितरण नियम कौन सा, वितरण नियम, ये अपना अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू नहीं होता। ये किस मत है, परिमेय संख्या, ये कह रहे हैं अपरिमेय लागू है, इसका मतलब ये वाला कथन असत्य हुआ, तो अपना आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 को पढ़ते हैं अच्छे से। 5, 15 और 20 का ल से म से का अनुपात बताना है। अनुपात पूछा है, ल से म से नहीं पूछा है, तो पहले ल से म से निकालेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे। ल से का क्या ट्रिक बताई थी, लिखो साथ में, तो अपन पहले इनको साथ में लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5, 15 और 20, तो पहले 2 से भाग दे देंगे, इसमें भाग जा नहीं रहा, अब बाज्य गुणनफल करेंगे। ठीक है ना, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें जा रहा कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से भाग दे देंगे, 5 भाग नहीं जा रहा, इसमें 15 में भाग नहीं जा रहा, और 10 में भाग जा रहा है 5 बार, फिर अपन देंगे 3 का भाग। अब बाज्य बोला ना, तो उसके अकॉर्डिंग 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 15 में जाता है 5 बार, और 5 बार इस पर, इसमें 5 का भाग जा रहा है 1 बार 1 बार 1 बार, तो यह आया 2 × 2 4, 4 × 12, 12×60, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया अपना 60। फिर क्या पूछा, एचसीएफ, मत मतलब मत लिखो साथ में, अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 को अलग लिखा, तो यह 5 × 5, फिर 20 को अलग लिखा, और 15 को अलग लिखा। ठीक है, 15 20 को अलग लिखा, 15 में भाग 3 का भाग देंगे 5 आया, 5 में भाग देंगे 1, फिर 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे अपन इसमें 5, 5 से भाग देंगे 1, तो यहाँ 5 × 1 5 हुआ, यहाँ 3 × 5 15 हुआ, फिर 2 × 5 आपका 20 हुआ। एच सी एफ मस क्या होगा, वो देखो जो कॉमन हो सब में, 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 5 इधर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 कॉमन हो गया। तो और इसके बाद 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 है, यहाँ नहीं है, कुल मिला के केवल 5 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका एच क्या हो गया 5। इसने क्या बोला, मत्स्य और लस्य का अनुपात, देखो मत्स्य कितना निकला, मत्स्य 5 निकला, तो यहाँ लिख दो मत्स्य 5 आ गया। ठीक है, लस्य कितना है, ये देखो प्लस 60 आ गया, ये यहाँ 60 लिख दो। क्या ज्ञात करना, अनुपात, यहाँ बीच में अनुपात लगा दो,
5 वर्ड से 1 बार, 5 वर्ड से 12 बार, तो अनुपात क्या आया 12:5। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा गया डी, अपना आंसर हो गया डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 5 हो गया ना बेटा। अब ये देखो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं, दो क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, वो भी कौन सी सम संख्या, लगातार सम संख्या कोई भी ले लो, कोई भी लगातार सम, जैसे मैंने एक गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या ली, ये तो होगी सारी क्रमिक संख्या। इसमें से अपने को लगातार सम लेनी है, तो सम वो होती है जिसमें 2 का भाग दे। सम कौन सी होती है, देखो सम संख्या, सम संख्या लेनी है अपने को। तो सम संख्या मतलब वो सम वो होती है जिसमें 2 का भाग जाए। ठीक है बेटा, सम संख्या का ऐसे निकाल, सम वो होती है इसमें 2 का भाग दे। तो देखो 2 का भाग जाने वाली ये है, और 2 के ठीक बाद कौन है 4। तो मतलब 2 और 3 तो क्रमिक संख्या है, लेकिन 2 और 4 क्रमिक भी है और सम भी है। 2 के ठीक बाद में 4 आ रहा है, तो ये दो लगातार सम संख्या होगी। इनका क्या बताना है, इनका बताना अपने को मस, क्या बताना है बेटा, मस ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ का मतलब होता है मस, मत लिखो साथ में। तो इसका मतलब 2 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, तो 2 का करोगे गुणनखंड क्या आया, ये आया। इसका करोगे क्या आया, इसका करोगे तो आपका ये आया। तो इसको इसको अपने से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बराबर 2 होता है। इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 बराबर 4 होता है। तो दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, दोनों में 2 गुणनखंड कॉमन है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। तो अपन कह सकते हैं कोई भी 2 लगातार सम संख्या होगी, उनका ऐसे सदैव क्या होगा 2 होगा। तो ये अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या की जो है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित जो कितनी होती है, मतलब अभाज्य संख्या है ना, उनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है या अनेक होती है या 100 होती है या 0। कहने मतलब देखो आपको पता है गिनती, गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती अनंत होती है ना। जब गिनती का अनंत है तो उस अनंत गिनती के अंदर सम बहुत सारी होगी, वो भी अनंत होगी, विषम भी बहुत सारी होगी, वो भी अनंत होगी। ठीक है ना, तो भाज्य भी बहुत सारी होगी, वो भी अनंत होगी, और अभाज्य भी क्या होगी अनंत होगी। क्यों, तो गिनती का कोई एंड नहीं है, वो अनंत तक चलती जाएगी। तो इस प्रकार सम विषम भाज्य अभाज्य सभी संख्या अनंत होती है। ठीक है ना, यहाँ पर तो खाली अभाज्य पूछा है, तो आपको याद रखना भाज्य कितनी होती है अनंत होती है, अभाज्य कितनी होती है अनंत, सम और विषम कितनी होती है अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा अनंत या एक। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखें, कौन अभाज्य है, मैंने आपको बता रखा अभाज्य कौन है, पहले बताया था ना। अभाज्य वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात कभी कभी ऐसे लिखाएगा जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, वो भी क्या कहलाते हैं अभाज्य, ध्यान रखना। जिसमें किसका एक और स्वयं का ही भाग जाए, केवल 2 ही गुणनखंड वो होती है अभाज्य। तो देख लीजिए इसमें 1 का 2 का 4 का, तो ये तो भाज्य होगी। यहाँ देख लीजिए 1 का खुद का और साथ में 3 का भाग जा रहा है, ये तो भाज्य होगी। ठीक है ना, यहाँ 1 का और खुद का ही भाग जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आंसर अपना क्या होगा सी। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 9, 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या है, मतलब 5 कितनी बार आ सकता है। तो देखो इसका गुणनखंड करके देखेंगे, 625 में 625 में 5 का भाग देंगे, ये आ गया 125, फिर 5 का भाग देंगे, ये आ गया 25, फिर 5 का भाग देंगे, ये आ गया 5, 5 का भाग देंगे 1। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, एक बार 5, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 घात 4 आ रही है, कितनी आ रही है 5 की घात 4 होगी तब 625 होगा। तो 625 में 5 की अधिकतम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी आ रही है 4 ही आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 बार, है ना, आंसर राइट डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, 26 और 91 का मध्य ज्ञात करें। ठीक है ना, किसका 26 और 91 का। तो देखिए मध्य ज्ञात करना, मत लिखो साथ में, अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो 26 को यहाँ लिख लेंगे, 2 से भाग देंगे 13 बार, फिर 13 से भाग देंगे 1 बार, फिर 91 को लिखेंगे। अब इसमें किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, कैसे पता चला 7 की भाजक का नियम, देखो इस इकाई का 1 का डबल करो, देखो नियम नियम सिखा रहा हूँ आपको, इस 1 का डबल करो 2 हुआ, 2 को इसमें से घटा दो शेष संख्या में से, क्योंकि इसका तो डबल हो गया, शेष क्या बचा 9, 9 में से घटा देंगे, 9 में से घटा देंगे 2, कितना आया 7। तो 7 में 7 का भाग जा रहा है ना, तो पता चल गया, इसमें 7 का भाग देंगे कितनी हो जाएगा 13 बार, फिर 13 में भाग देंगे 13 का 1 बार। तो यहाँ आया 2 इंटू 13 बराबर 26,
और इधर इसका गुणनखंड आया 7 इंटू 13 बराबर 91। जो मस होता है वो कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, 13 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नंबर 10 हो चुका है, सॉरी प्रश्न नंबर 11 देखिए। वह धन धन प्लस के पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक होंगे, वो प्लस के अंक लेना है जो एक तथा स्वयं, तो अभी भी जस्ट अपन ने पढ़ा था कहाँ पर, यहाँ पर देखो ये वाला अभाज्य संख्या के अंदर जो एक, ये देखो एक और स्वयं 11 से विभाजित हो रही है वो क्या होती है, भाज्य। तो यहाँ पर ये पूछा है जो संख्या एक और स्वयं से भाज्य होती है, भाज्य होती है, उसे उस पूर्णांक को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभाज्य संख्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न 12 क्या कह रहा है देखो, पी पी और क्यू दो भाज्य संख्या है जिनका मत से क्या होगा, मतलब अपन ये लिए कुछ भी मान सकते हैं। पी व क्यू अभाज्य बता रहा है, अभाज्य बता रहा है, तो अपन कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, फिर अपन मत से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 ले लिया, मैंने यहाँ 11 ले लिया, अब 5 का मत से निकालेंगे, 5 से भाग दे रहे हैं, 11 का मत गुणनखंड करेंगे ना एक बार, तो इसका मतलब 5 इंटू 1 बराबर 5 हो रहा है, 11 इंटू 1 बराबर 11 हो रहा है, तो यहाँ कॉमन गुणनखंड मात्र 1 है। तो इसका अपन क्या कह सकते हैं, जब अभाज्य संख्या कोई भी लेते हैं, कोई भी अभाज्य ले लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, ठीक है ना, उनका एचसीएफ सदैव क्या होगा, एक होगा। तो इसका आंसर क्या क्या होगा बेटा, पी और क्यू अभाज्य संख्या बोल रहे हैं ना, तो इसका आंसर होगा अपना एक, डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसमें जो गुणनखंड आ रहा है जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 5, इसको काउंट करके देखना है इससे कितने आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, सबसे पहले 5005 के लिए, तो भाजकता नियम के अकॉर्डिंग इकाई में 5 आ रहा है तो 5 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, 0 बार, 0 बार, एक बार। 5 के बाद भाजकता नियम के अनुसार अब तो 5 का भाग जा नहीं रहा, तो 6 का देख नहीं सकते क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड का नियम है 5 के बाद अगली अभाज्य 7 होती है, तो 7 का चेक करेंगे, तो यहाँ 1 का डबल कितना होता है, तो देखो भाजकता का नियम 7, 7 के भाजकता नियम 1 का डबल क्या होता है, 2, तो 2 को शेष संख्या 100 में से घटा दो, कितना आ गया 98। फिर भी नहीं पता चला, जब पता चल गया देखो ये आ रहा है, देखो 98 आ रहा है ना, 98 कैसे पता चला मेरे को, इसमें देखो 98 में भाग दो 7 का, 7 का भाग दिया, एक बार घट गया, 2 शेष पर 28 आ गया, कितनी बार, 4 बार, पूरा पूरा चला गया 14 बार। इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा 7 का, तो अपन भाग दे देंगे। ठीक है, ये लो भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। ठीक है ना, 7 एकम 7, एक बार 3 बच गया शेष, 3 और 0 30 हुआ, 30 आता ही नहीं है, 28 आता है, 7 चौक 28, 2 बच गया शेष 28, 30 में से 28 घटाया 2 बच गया शेष, 2 और 1 कितना 21, 21 कितने आते 7 21, 3 बार आते हैं। ठीक है ना, अब इसमें जाएगा 11 का, कैसे पता चला मुझे, देखो 5 का तो भाग चल जा ही नहीं रहा, इकाई का अंक 0,5 आ रहा था इसमें, इसलिए 5 का भाग जा रहा था, इसमें 5 का भाग जा नहीं रहा क्योंकि 0,5 नहीं है। फिर अपने 5 के बाद भाजक नियम के अनुसार 5 देखो, फिर 7 देखो, फिर 11 देखो, फिर 13 देखो, 19 17 19 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ये भाज्य संख्या है, इसके अकॉर्डिंग होगा। 5 का भाग देख लिया, इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, तो अगला क्या हुआ, 7 देखा, 7 का देख लिया, अब आंसर ही आया, अब इस आंसर में 7 का भाग जा नहीं रहा। ठीक है ना, तो फिर 7 के बाद क्या होगा, 11, 11 का भाग जाएगा, कैसे, इन दोनों का योग देखो, 3 और 1 4, तो ये भी 4, तो क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानीय अंकों का योग करके शेष फल घटाने पर शेष फल 0 आ जाए तो उसमें 11 का भाग जाएगा, या शेष फल 0 ना करके 11 का गुणा जाए 11, जैसे 11 22 33, तो उसमें भी क्या भाग जाएगा 11 का, ये भाजक का नियम कहता है। तो मेरे को पता चला 3 और 1 क्या हुआ 4, और ये 4, इनका करो घटाओ और बट्टा क्या होगा 11, इनका घटाव करने पर शेष फल में 0 आया, 0 में 11 का भाग जा रहा है, तो पता चल गया इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो दे देते हैं, कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ 11 का भाग दे देंगे, कितनी बार जा रहा है बेटा,
11 कम 11 एक बार, 3 बच गया शेष, तीनों 3 33 हो गया, 33 कितनी बार 3 बार, अब 13 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब इस 5005 के गुणनखंड कितने, एक तो 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 11 है, चौथा 13 है, कितना हो गया 1 2 3 4। राइट आंसर कौन सा होगा देखिए यहाँ पर 4, बी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न होता क्या करें, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है अधिकतम। तो ये ध्यान रखना, कोई भी दो परिमेय संख्या हो इसके बीच में अनंत संख्या होती है, कितनी, अनंत। ये 9th में पढ़ा था अपने, और 10th में भी ये बात याद रखनी है। दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्या होती है या अनंत संख्या होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, अनेक या अनंत, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सबसे छोटी, देखो आगे बेटा, अब आजे बोला है तो भी क्या होगा, दो। सब छोटी, अगर सम होता है यहाँ पे सम लिखा हुआ, क्या लिखा होता, सम आवाजी बोले तो भी क्या होगा, दो ही होगा। ठीक है, ये देखो जो रूल्स बताए थे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर भी। प्रश्न नंबर 16, पाई, पाई का चिन्ह जब भी दिखे, गुणा भाग जोड़ घटाव कहीं पर दिखे, नो टेंशन होकर के अपरिमेय कर दीजिए। ठीक है ना, पाई का मान अपरिमेय को दिखाता है, अपरिमेय, राइट आंसर सी। 16 प्रश्न हो गया, अब इधर आ जाइए, प्रश्न नंबर 17। गलत मत करना वरना नंबर कटेंगे, हो जाएगा खतरा नंबर कटने का। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखो, सबसे छोटी अभाज्य क्या है, जैसे यहाँ देखो ये सबसे छोटी अभाज्य 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 ले ली। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है अपने सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2। और सबसे छोटी भाज्य बोला है, भाज्य देखो गिनती शुरू होती है, यहाँ पर जीरो भी होती है, वो पूर्ण संख्या होती है, जीरो पूर्ण है ना, और ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। एक जो है ना, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, एक है वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। दो आपकी है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य भी क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है आपकी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। उसके बाद में 3 4 आता है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य 2 है और सबसे छोटी भाज्य 4 है। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, प्रश्न कह रहा है अपना 17वां, सबसे छोटी अभाज्य वो कौन सी है, 2 की बात हो रही है, 2 ले लेंगे, ये रहे 2। उसके बाद में सबसे छोटी भाज्य वो कौन सी है, 4, 4 ले लेंगे, ये लो 4। फिर क्या करें, उनका गुणनफल, क्या बोल रहा है, गुणनफल बोल रहा है, उनका गुणनफल, गुणनफल गुणा कर देंगे, बीच में गुणा कर देंगे, कितना होगा, तो इनकी गुणा कितनी होगी, 8, 5 से क्या सी आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या करें, मस से निकाले, एच सी एफ फाइंड करना है, मस एच सी एफ किसका, यहाँ इसका, 3 की घात 3 इंटू 2 इंटू 5 ये वाला, दूसरा 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5 ये वाला। मैंने आपको बताया था ना, एक ये कोई संख्या होगी, उस संख्या गुणनखंड ये कोई दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या के गुणनखंड ये रहे। तो एचसीएफ जो होता है घात, जब घातों में आता है तो घातों के अनुसार क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी घात। तो देखो यहाँ 3 देखो जिसकी घात 3 है, और यहाँ 3 देखो जिसकी घात 2 है, छोटी घात कौन सी है इन दोनों में, छोटी घात ये है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है घात 3 है, यहाँ घात क्या है 2, तो छोटी घात 2 है तो ये ले लेंगे, 3 की घात 2 छोटी है, तो कॉमन हो जाएगी छोटी घात 3 घात 2। फिर इंटू, यहाँ 2 है एक बार, घात कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे एक बार, यहाँ 2 है 2 बार। अब इनको देखेंगे, यहाँ इन दोनों में छोटी घात कौन है, घात 1 घात 2, तो ये वाली कॉमन है तो इसको ये ले लेंगे, 2 की घात 1 कॉमन होगी। ठीक है ना, छोटी बार। यहाँ भी 5 एक बार, यहाँ 5 एक बार, तो इसका कॉमन हो गया खाली 5। अब यहाँ देखो 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 का मतलब हो गया 10,
तीन इंटू तीन हो गया 9, और 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। तो देख लीजिए राइट आंसर ए। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 19। ये 1.1 में ऐसा प्रश्न है अपना, छठा प्रश्न है, ठीक है ना। 1.1 में ऐसा वैसा, उसमें वो वृत्ताकार मैदान के ग्राउंड के क्या कर रहे हैं, चक्कर निकालने वाला ऐसा कुछ प्रश्न है, तो देख लेना वो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, वर्ताकार मैदान है, पथबंध रास्ता है, जिसमें तीन धावक है ना दौड़ रहे हैं। तीन धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही जगह से। तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, दूसरे को 3 घंटा, तीसरे को 5 घंटे का समय लगता है। तीन जने ना, तो एक जने को क्या, तीन जने दौड़ रहे हैं, एक जने को 1 घंटा लग रहा है, दूसरे को 3 घंटा, और तीसरे को 5 घंटे लगते हैं। तीनों प्रस्थान बिंदु प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने, तो ये ध्यान रखना, जब ये आएगा ना वर्ड, कौन सा वर्ड, ये वाला, पुनः, पुनः मिलने के लिए, ठीक है ना, ये है या ऐसा है, फिर से एक साथ, ऐसा जो शब्द है, फिर से एक साथ या पुनः मिलने के लिए ऐसे शब्द है, तो इन सवालों में हमेशा अपन एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लसप, क्या निकालेंगे, एलसीएम, लसप, ये ज्ञात करेंगे। तो देख चलो करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या आते हैं, लिखो साथ में, तो इनको साथ में लिख देंगे बेटा। देखो कौन कौन सा दे रखा है, एक दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे साथ में, एक दे रखा है, तीन दे रखा है, देखो 3 घंटा, 1 घंटा, और क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 घंटा। तो यहाँ पर वही बात होगी, इनमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें एक बार जा रहा है, 5 नहीं जा रहा, फिर 5, यहाँ एक, यहाँ एक, और एक, तो इसका मतलब यहाँ 3 इंटू 5 कितना आया, 15। तो इसका आंसर होगा डी, 15 घंटे, ये दे भी रखा है देखो। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कब एलसीएम निकालने, एक साथ, पुनः, फिर से, ये जो शब्द है, इसके लिए एलसीएम लेते हैं, लसप, क्या लेते हैं, एलसीएम लसप, और लसप वाला लिखो साथ में ऐसे करके, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी बताएगी, कौन सी थी बेटा, 4 निकाली थी ना, सब छोटी भाज्य 4, और सब छोटी अभाज्य वो भी ज्ञात की थी, वो कौन सी थी, 2। लास्ट प्रश्न में तो गुणा, क्या बताया, गुणा करना था। सब छोटी भाज्य और अभाज्य में क्या करना था, गुणा, गुणा पूछी थी, कितनी थी, 8 थी। तो देख लीजिए बच्चों, कोई भी प्रश्न अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, हर कोई पर्सन लगता सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो इसलिए कितने पैटर्न मैंने कराए अभी तक, हर एक पैटर्न अलग जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आप छोटा समझ के मत छोड़िए, बस हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को एक बड़े स्टेप के लिए देखिए, आपको एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। जैसे ही आप इनको अच्छे से करोगे, समझोगे, तो आपके जो मार्क्स है, जो आपके अंक है, उसको परफेक्ट लाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, उसको ध्यान से रख समझना। तो देखो, छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, इनका क्या बताना है, इनका एचसीएफ बताना है। तो मैं देख पा रहा हूँ इसका गुणनफल हो रहा है 2 इंटू 2 बराबर क्या हो रहा है 4, इसका क्या हो रहा है 2 इंटू 1 बराबर 2 हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन कौन हो गया बेटा, 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ फिर से 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा, केवल 2 ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्चुअल मैंने ऐसे किया कैसे, ये देखो गुणनखंड से ही तो आया है, 2 से भाग दिया, ये देखो यहाँ सीधा मैंने लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे सीधा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कैसे होगा, ये इसके थ्रू मैंने सीधा यहाँ लिख दिया डायरेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ कॉमन कौन हुआ, 2 हुआ, तो आंसर राइट बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। √3/√12 किस प्रकार की संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी क्या अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी क्या पूर्ण संख्या है, ऑप्शन डी क्या विषम संख्या है, ये बताना है, ठीक है। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 22, √3/√12, √3/√12 कौन संख्या है, ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी विषम संख्या। तो चलो देखते हैं, इसको हल करके देखेंगे।
केवल रूट को देख के मत बोल देना हाँ सर ये तो अपरिमेय है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए अपरिमेय। इसको पूरा हल करके ही पता करना, जिसमें लिखा है √3 और यहाँ लिखा मैंने √12। अब 12 के गुणनखंड करो, देखो यहाँ तो हुआ 13 का, यहाँ पर हुआ √3 का √3। 12 का गुणनखंड करके देख लो बेटा, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं यहाँ आया √2 × 2 × 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ जोड़ा बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √3 बटे में 2 जोड़ा बन गया ना, तो 2 बाहर आ गया रूट से। रूट के अंदर केवल अकेला है 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 अकेला रह गया, ठीक है ना। तो √3 से √3 कट गया, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2, तो 1/2 आंसर आ गया। √3 कट गया ना, तो खाली 2 मत सोच लेना, ऊपर 1 आ गया तो 1/2 आया, ठीक है ना। तो 1/2 p/q का रूप है, दोनों का HCF 1 है, तो अपना आंसर 1/2 परिमेय में जाएगा। कहाँ जाएगा, परिमेय संख्या, राइट। क्या कह रहे परसेंटेज, परिमेय संख्या है। देखो पाई तो आ गया, तो बिल्कुल नहीं होगा परिमेय, तो अपरिमेय। √7 देखो, ये देखो पाई आ गया ना, इसलिए ये तो अपरिमेय। √7 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी अपरिमेय। और यहाँ देखो रूट के अंदर 16 का क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 का 4 × 4, 16 तो 4 हो गया वर्गमूल। 25 भी रूट के अंदर है, तो 5 × 5 इसका हो गया 5, तो ये p/q ये भी परिमेय, ये परिमेय हो गई। अब ये √2, ये रूट निकट नहीं सकता, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो आंसर राइट क्या हुआ, बी, 4/5। 16 का 4 हो गया वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो परिमेय संख्या 4/5, बी। ये आपका ए, बी, ये सी, और ठीक है ना, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर ध्यान रखना। परिमेय संख्या लेते हैं और अपरिमेय संख्या लेते हैं, इनका योग करना हो या उनकी घटाव करनी हो, ठीक है, या इनकी गुणा करनी हो या इनका भाग करना हो, तो अपना आंसर सदैव अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय, ये ध्यान रखना बेटा। अलग अलग संख्या, जैसे परिमेय, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इनकी जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय। तो देख लीजिए यहाँ योग मतलब जोड़ का, और अंतर घटाव, जोड़ और घटाव का बोल रहा है, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगी, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 24, इधर देखिए प्रश्न नंबर 24, ठीक है। √5 क्या है, तो देख लीजिए रूट के अंदर 5, रूट के अंदर अगर 25 होता तो पूर्ण वर्ग होता, वो 25 का वर्ग 5 हो जाता तो परिमेय होता। लेकिन यहाँ पर अपने को 25 नहीं दिया, 5 दिए, और 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 5 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कहाँ जाएगा, अपरिमेय में। तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, अपरिमेय, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, देखो बच्चों मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, मुझे नहीं लगता कि इनसे बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। लगभग इसी में से चांस बनेंगे आने के, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, इन प्रश्नों को देख के जाना, फाइनल एग्जाम में 100% इसमें से कोई ना कोई आपको प्रश्न वहाँ पर दिखेगा। मैंने हर प्रकार के पैटर्न ले लिए, ठीक है बच्चों। 25% देखो, कौन अपरिमेय, मैंने क्या बताया था, पाई का चिन्ह जहाँ दिखेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। देखो ये -√3, ये +1, ये तो कट जाएगा, तो खाली 3 बचा, तो ये परिमेय हो गया। √2 में से √2 कट गया, तो आंसर 0 आ गया। 0 पूर्ण संख्या है, इसके बटे में लगा देंगे तो p/q हो गया, ये तो परिमेय हो गया। अब यहाँ पर इसका देखो, इसका आंसर सी का देखो, इसका आंसर बता रहा हूँ कैसे हुआ, 3√8/√2, जब इसके करेंगे ना ऊपर गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, बट्टे में क्या देगा, √2। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ जोड़ा बन गया 2 का, तो 3 बाहर था, तो यहाँ जोड़ा बना है 2 का, देखो 3 पहले से बाहर था, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 भी बाहर आ गया। अब इस वाले का जोड़ा नहीं बना, तो ये तो √2 अंदर रहेगा, बट्टे में √2 है ही, बटे में √2 है ही, तो इस √2 से √2 कट गया, आंसर क्या बच गया ऊपर, 3 × 2 बच गया, और 3 × 2 6 होता है,
6/1 परिमेय का रूप है P/Q, तो इसका मतलब ये भी परिमेय, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 26, कौन अपरिमेय। देखो ये शांत प्रसार है, मैंने बताया था ना, शांत दशमलव प्रसार परिमेय होता है, जिसमें बार लगी होती है, रिपीट होता है, वो परिमेय होता है। और ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, ये 1 2 फिर 0, 120 फिर 1200 फिर 12,000। अगर 120 120 120 ऐसा होता तो ये परिमेय आता, रिपीट होने वाला। लेकिन 120 फिर अगले खंड में 1200, अगले खंड में 12,000, तो ये खंड रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग है। 1200 120 1200 12,000 अलग अलग खंड है, तो ये होता है अलग अलग खंड वाला क्या होता है, अपरिमेय होता है। राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 27। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 10 5 10 2 बार चला गया, 2 पंचे 10। तो अपन ने क्या देखा, 11 में 5 का भाग दिया तो आंसर आया 2.2। ये जो आंसर आया ना, पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद भाग खत्म हो गया, इसको बोलेंगे 7 दशमलव, क्या आया, 7 दशमलव प्रसार। और अपन जानते हैं 7 दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परिमेय, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा प्रश्न नंबर 1, ये बड़े प्रश्न में आ गया, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मसप। ठीक है ना, मत लिखो साथ में, तो अपन इसको अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अलग लिखेंगे, 6 को अलग करेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर किया 1 बार। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 72 में 2 से भाग देंगे 36 बार, 2 से भाग देंगे 18 बार, 2 से भाग देंगे 9 बार, फिर इसमें 3 का भाग देंगे 3 बार, और इसमें 3 का भाग देंगे 1 बार। फिर 120 में भाग देंगे ना, 120 में 2 का भाग देंगे 60 बार, फिर 2 का भाग देंगे 30 बार, फिर से 2 से भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड। छः के अभाज्य गुणनखंड देखो, वो आ गए 2 इंटू 3। इसी तरह लिख देंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 2, यहाँ से देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ही है, तो 2 3 बार है, फिर आए 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक इसी तरह 120 के अभाज्य गुणनखंड देखो बेटा, वो आया 2 3 बार है, 3 2 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर एचसीएफ देखो, एचसीएफ जो होता है कॉमन होता है तीनों में, जो तीनों में है वो देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला 2, यहाँ ये वाला 2, ये वाला 2, ये भी 2 कॉमन आ गया। उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 कॉमन हो गया, तो ये 3 भी कॉमन हो गया। ठीक है ना, और इसके अलावा ये 2 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में। इस प्रकार केवल ये 2 इस तीनों में आ रहा है, ये 3 इस तीनों में आ रहा है। ठीक है ना, केवल यहाँ 2 इंटू 3 6, इसका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। फिर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम वो देखो कैसे निकालेंगे, एलसीएम होता है सबका, लिखो साथ में, इनको साथ में लिख लेंगे सबको, किस किस को, 6 को, 72 को,
120 को। अब इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार, या 36 बार, या 60 बार। ठीक है, फिर से 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 18 बार, ये 30 बार। फिर से 2 से भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 9 बार, इसमें 15 बार। इसके बाद यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, 1 बार, 3 बार, 5 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 1 और 5, फिर 5 का भाग जा रहा है 1, 1 और 1। तो इस प्रकार 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 और 24। ठीक है ना, ये हो गया। और 24 पंजे 120, 120 इंटू 3 360। तो एलसीएम यहाँ पर निकलेगा इसका ऐसे, एलसीएम बराबर 2 3 बार है, फिर 3 2 बार है, इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, फिर 24 पंजे 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे तो अपना आ गया 36 360। तो अपना एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। एलसीएम आ गया ये 360, और एचसीएफ आ गया अपना 6। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। मतलब 156 के करेंगे गुणनखंड, 156 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 156 लिखेंगे यहाँ, 2 से भाग देंगे 7 बार, फिर 8 बार, 2 से भाग देंगे 3 बार, फिर 9 बार। अब इसमें 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग जाएगा 1 बार, 3 बार, फिर 13 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसी तरह, ठीक इसी तरह यहाँ करेंगे 3825 का, 3825 का। अब देखो भाजकता नियम के अकॉर्डिंग पहले 2 से भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है? पहले 2 से। 2 का नियम क्या है? जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 आता है उसमें 2 का भाग जाएगा। या 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर क्या होता है? 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर अपना आ गया 13, 17, 19, 23। इसी नियम से आगे अभाज्य, ये सारी अभाज्य संख्या है। इसका नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या लेनी सारी, ठीक है ना, उसके नियम से होगा। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर 3 देखेंगे। 3 का नियम देखो, इन सबको जोड़ लो, 5 6 7, 7 से 14 15, 15 3 18, जोड़ने पर 18 आ रहा है। जोड़ने पर कितना आ रहा है? इनको जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो पता चल के 3 का भाग जाएगा बिल्कुल। 3 से भाग देंगे तो 1 बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 और 2 22 आता है, 21 आता है, 7 बार, 1 और 5 15 आता है, 5 बार। ठीक है, फिर से 3 का भाग देंगे, फिर 3 चौक 12, 3 दियो 6, 3 1 5 15, 3 5 15। फिर से 3 का भाग जाएगा, चेक करो, 4 5 6, 6 5 11, 3 का भाग नहीं जा रहा। अब देखो, तो 5 का भाग नहीं जा रहा ना, तो फिर क्या करेंगे? फिर 5 का भाग नहीं जा तो 7 का देखेंगे। 7 का रूल क्या है? सॉरी, 3 का भाग नहीं जा रहा ना, सॉरी, अभी 3 का चल रहा था, 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का देखेंगे। पीछे देखो 0 5 आ रहा है, इसलिए 5 का भाग जाएगा। जिसके पीछे 0 5 आए तो 5 का भाग, 5 8 40, 2 और 5 25, 5 बार। फिर से 5 का बचाएगा 17 बार, 17 में, ठीक है ना। और इस गुणनखंड को भी ठीक इसके जैसे लिख देंगे, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू
5 × 5 × 17। और कभी कभी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, घातों का योग बताइए। 3885 के गुणनखंड के घातों का योग। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 5 की घात 2, यहाँ 17 कुछ नहीं है, मतलब 17 की घात 1। घातों का योगफल पूछे तो ये घात 2, ये घात 2 और ये घात 1, तो 2 + 2 + 1 5 ऐसा हो जाएगा ना। अगर ऐसा कभी एक्स्ट्रा पूछे तो इस तरह से करना होगा, ठीक है। प्रश्न 3 कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 बोल रहा है कि पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच भी करनी है। जांच करने के लिए बता दिया, दो संख्या का गुणा करनी है। जैसे संख्या दे दी, एक संख्या दे दी ये, दूसरी दे दी ये, मतलब दोनों संख्या गुणा, मतलब इन दोनों की गुणा करनी है। और फिर क्या करना है, इसका जो इन दोनों का जो HCF आएगा वो, इन दोनों का LCM आएगा वो, उनकी भी गुणा करनी है। वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर आ जाएगा तो जांच हो जाएगा कि अपना जो HCF और LCM है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है बेटा? लिखो साथ में या मत लिखो साथ में। HCF होता है मस। मस का मतलब होता है मत लिखो साथ में, मसप, ठीक है। मत लिखो साथ में। तो पहले मस निकालेंगे, अलग अलग लिखेंगे इनको। 510, पीछे 0 आ गया, 2 का भाग जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, फिर आ गया, ये आ गया 255 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का देखो, 5 5 10 2 12, 12 आ रहे हैं ना। 3 के पढ़े में जोड़ने पर 12 आ रहे हैं, इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, अब 5 का भाग जा रहा है 17, और यहाँ 17 में 17 का जाएगा, ये आ गया 1। तो इसका मतलब है 2 × 3 × 5 × 17 बराबर 510। अब यहाँ पर ठीक है इसी तरह यहाँ निकालेंगे इनका 92 का। तो 2 से भाग देंगे 4 6, 2 से भाग देंगे 23, 23 अब बाची है, 23 में 23 का ही भाग जाएगा। तो इसका आ गया 2 × 23 बराबर 92। अपने को निकालना HCF। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन गुणनखंड होगा, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 17 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। एक बार और 2 आ रहा है, एक इसमें नहीं आ रहा। 23 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। केवल ये 2 है जो दोनों मारे, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा? 2। तो लस निकालेंगे LCM। लसप, लसप क्या होगा? लिखो साथ में। तो यहाँ पर 510 और 900, 510 और 92 को साथ में लिख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। LCM बराबर HCF इंटू शेष गुणनखंड, इंटू शेष गुणनखंड। तो देखो HCF क्या आ गया? 2। देखो यहाँ पर ये 2 कॉमन हो गया ना, तो इसका मतलब ये तो HCF हो गया, ये नहीं ले सकते। शेष गुणनखंड ये वाला 3 5 17, तो ये ले लेंगे। यहाँ 3 × 5 × 17, और यहाँ शेष 2 और 23 है, तो वो ले लेंगे 2 × 23। अब देखो यहाँ गुणा 2 × 3 6, 6 पंजे 30, 30 और 17, 17 51 510। इसका आ गया 510, 510 × 2 1020, और 1020 को 1020 को गुणा करो 23 से, 23 दूनी 46, और 23 एकम 23, 23,460। तो एलसीएम कितना आ गया? 23,460। ये आ गया अपना एलसीएम, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है जांच भी करे, तो जांच करने के लिए क्या करें? दोनों संख्या गुणा। तो मैंने इसको माना ए, इसको माना बी, तो सूत्र के अकॉर्डिंग जांच का सूत्र है, तो लिख देंगे जांच। जांच का सूत्र है ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ए है अपना 510,
बी है 92, एचसीएफ निकाला था अपना, कितना आया था 2, तो वो हो गया एचसीएफ 2, एलसीएम निकाला था अपना 23,460, तो गुणा कर दो इसको, इससे गुणा करेंगे 0, 2 6 दूनी 12, हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46, आंसर है 46,920। इसकी भी गुणा करके देखो 6,920 ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो अपना एचसीएफ एलसीएम की जांच होगी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ दे रखे हैं इसी नंबरों का, देखो ये नंबर, इसको माना ए, इसको माना बी, ए है 306, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और एचसीएफ दे दिया और अपने को पूछा क्या एलसीएम ज्ञात करें, तो लिख देंगे ए, ए है 306 और बी है 657 और एचसीएफ अपना दे रखा है 9 और एलसीएम पूछ लिया इसने, एलसीएम ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी आया था, एलसीएम पूछा है। तो जांच का सूत्र याद है ना, जांच वाला सूत्र वो लगा लीजिए। जांच का सूत्र क्या है, जांच के सूत्र, जांच का सूत्र क्या है बेटा, वो आपका है ये, दो संख्या के गुणा ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। यहाँ देख लीजिए ए कितना है 306, बी कितना है 657 है, बराबर एचसीएफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ है 9, एलसीएम नहीं दे रखा तो एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे। अब देखो सारी संख्या एक तरफ, ये दो संख्या इधर है, तो इस वाली को भी इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ गुणा कर इधर क्या करेगी भाग करेगी, 306 इंटू 657, ये गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा एलसीएम। अरे वो 6 3 9, ये भी 9 के पाड़े मारे, ये भी 9 के पाड़े मारे, तो 9 के पाड़े से काट दो इसको, ये इसको काट दिया, 9 3 27, 3 और 6 36 हुए, तो 9 चौक 36, ये आ गया 34 इंटू 657, कितना आ गया बराबर एलसीएम 34 इंटू 657 को गुणा करोगे तो अपना आंसर आएगा 22,338, ये अपना एलसीएम हो गया। ठीक है, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए आज का प्रश्न नंबर 6। हाँ तो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। ये अपने को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इसको मानेंगे ये एक परिमेय है, तो हल करते हैं। इसका पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप यही है, इसको मानना है ये परिमेय है, तो लिखेंगे माना, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताओ बच्चों, जब इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसको तो परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, इसको क्या माना परिमेय माना, तो इसका मतलब √2 एक परिमेय है और परिमेय संख्या का रूप होता है p बटा q, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है p बटा q है, और यहाँ p लिख देंगे, जहाँ p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक होगा, और क्या होगा, p व q का एचसीएफ, p व q का एचसीएफ जो है वो एक होगा। अगर इनका एचसीएफ एक आ जाता है, वो सिद्ध हो जाता है कि वो परिमेय है। अगर एचसीएफ एक नहीं आता है तो ये सिद्ध होता है परिमेय नहीं है, वह अपरिमेय होगा, है ना। और कभी भी क्यू है ना 0 के बराबर नहीं होगा, ये चीजें लिख देंगे। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या करना है, इसके बट्टे में एक लगा के तिरछी गुणा करनी है, वज्र गुणा, क्या करनी है वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करा देंगे, ये हो गया 1 इंटू पी, इसको इससे गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा √2 इंटू क्यू, ये हो जाएगा आपका √2 क्यू, गुणा करा दिया, ये हो गया दूसरी स्टेप। ठीक है ना, पहले स्टेप हो गया परिमेय माना,
दूसरा स्टेप हो गया त्रिकोणा की। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये रूट को हटाना है, और रूट हटाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं वर्ग करना। इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे, वर्क का मतलब घात 2 लगाएंगे, तो लिख देंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग जो करते हैं ना दोनों पक्षों की तरफ, दोनों पक्षों में होता है वर्ग, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर भी कर देंगे पी, इधर भी वर्ग कर देंगे √2 क्यूब, इधर भी कर देंगे वर्ग। पी का स्क्वायर तो क्या होता है, पी स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। अब देखो ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से रूट हट गया, ये स्क्वायर है ना, रूट रूट 2 का भी है, ये स्क्वायर क्यू का भी है, तो स्क्वायर से रूट रूट 2 हट गया, और स्क्वायर इसका भी है, तो क्या बच गया, मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हो, √2 क्यू इंटू √2 क्यू, √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2 हुआ, क्यू इंटू क्यू क्या हुआ, क्यू स्क्वायर, तो अपन इसके से क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखो क्या करेंगे, ठीक है काम करो। हाँ तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ जो दो गुणा में ना उसको पक्षांतर करेंगे, कहाँ आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है ना, जो गुणा में था वो चला जाएगा भाग में, बराबर क्यू स्क्वायर, ये आ गया। और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। तो देखो बेटा इससे क्या सिद्ध हुआ कि पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो पी में भी क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा, है ना। कैसे, जैसे मैंने लिया कोई 2 लिया, अब मैंने किया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग किया, अब इस 2 में जब 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 के वर्ग में भी 2 का भाग जाएगा, कैसे, 2 की घात 2 है, देखो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो देखिए जब मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 से 2 कट रहा है, और जब मैं 2 का वर्ग करता हूँ, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 4 भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये पी है और ये क्या है, पी स्क्वायर है। तो अपन कह सकते हैं जब पी स्क्वायर में, जब पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा, तो अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसका मतलब पता चल गया कि जो पी बटा क्यू का रूप है ये वाला, इस पी वाले नंबर में 2 का भाग दे रहा है, और अगर ये अपने को ये भी पता चल जाए क्यू में भी 2 का भाग दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं पी और क्यू दोनों में 2 का भाग दे रहा है, इसका मतलब पी और क्यू का एचसीएफ 2 हो गया, और पी और क्यू का एचसीएफ 2 होने का मतलब ये हो गया कि एचसीएफ 1 नहीं है, तो इसलिए वो परिमेय नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपनी अवधारणा गलत साबित हो जाएगी, वो अपरिमेय कहलाएगी, है ना। तो जैसे अपन पी का देख लिया, अब देखो किसका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि पी है ना इसमें 2 का भाग दे रहा है, तो पी का पता चला उसको उसके लिए करेंगे, तो माना माना पी, अब पी को मानना पड़ेगा, पी बराबर क्या लेना पड़ेगा, तो यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर देखो इसके साथ में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंगे, अगर यहाँ 3 होते हैं तो 3 लेते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ क्या है समीकरण 1 से ऊपर में देखो यहाँ पी के लिए ले रहे हैं, यहाँ अपना है मान 2, तो लेंगे पी बराबर 2। पी के लिए पता चल चुका है कि पी में तो 2 का भागदार है, अब पता करना है क्यू का, तो मैं क्यू ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, देखो अगर मैं क्यू ले लेता हूँ तो देखो अब पी का मान क्या हो गया, 2 क्यू, क्या हो गया 2 क्यू, और जब मैं इसे समीकरण 1 में रखूंगा यहाँ पर इस पी की जगह रख दूंगा 2 क्यू, क्या रख दूंगा मैं, इसके रख दूंगा 2 क्यू, तो यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा, देखो जब मैं ये समीकरण 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ क्यू है, और जब पी की जगह मैं 2 रख रहा हूँ 2 क्यू, तो इस पी की जगह है बेटा पी ये रहा, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 2 क्यू का स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, देखो 2 क्यू स्क्वायर क्या हुआ, 4 क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से क्यू कट गया, आंसर तो 2 आया, तो क्यू तो कट गया, तो इसका अपन क्यू ले नहीं सकते, इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, कोई दूसरा चर लेना पड़ेगा, है ना। इससे पी का तो सिद्ध हो चुका है, तो पी ले नहीं सकते, ठीक है।
क्यू का लेके देखा तो देखो आंसर क्यू से क्यू कट रहा है, साबित होगा नहीं, तो इसकी जगह कोई अलग सा चर लेंगे। तो मैं पी भी नहीं ले रहा, क्यू नहीं लेकर क्या लूंगा, सीधा आर लूंगा। तो इसका मतलब पता चल गया अपने को ना, पी की जगह अपन मान मानेंगे, पी के लिए कुछ मानेंगे, पी बराबर क्या लेंगे, 2। क्यों 2 लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो पी स्क्वायर के सामने देखो 2, वैसे यहाँ पता कर चल चुका है समीकरण 1 में देखो पी में किसका भाग जा 2 का, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो पी में 2 का भाग जा रहा है तो पी बराबर 2 ही लेंगे, ठीक है ना। पी के लिए माना 2 का 2, अगर यहाँ पर चाहे आप यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, कहीं पर एक जगह देखो, अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 ले सकते हैं, अगर यहाँ 3 4 है तो 4 ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। 5 है तो 5 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने यहाँ देखा कि P बराबर माना 2, अब इसके साथ में मैं क्यू नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, क्यू, P की जगह लूंगा P का मान, माना P बराबर क्या है 2R, क्यू नहीं लूंगा क्योंकि क्यू रख के देखा था ना, क्यू का मान लेके देखा, क्यू से क्यू कट रहा था, क्यू लेना पड़ा ना। और पी का ले नहीं सकते क्योंकि पी का तो यहाँ पर साबित हो गया कि पी में 2 का भाग दे रहा है, अब किसका पता करना है, क्यू का, इसलिए मैंने पी का जो साबित हुआ ना, पी को ही माना, पी बराबर 2, अलग चर मानना पड़ेगा, क्यू और पी नहीं मान सकते, अलग चर आर माना। अब ये देखो पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ रख देंगे पी स्क्वायर बटा 2 बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसमें रख देंगे पी की जगह 2, तो ये पी का मान यहाँ आ गया 2, उसका स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर की घात 2 मतलब आर इंटू आर, 2 आर कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बट्टा 2 बराबर क्यू स्क्वायर, 2 से 4 कट गया कितना 2 बार, तो हो जाएगा क्या बच गया 2 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ये जो हाँ है बाद में, अरे बीच में मत बोल, 2 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ जो 2 गुणा में उधर इसका पक्षांतर कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, तो देखो यहाँ पर सेम इसकी जैसे हो गया, दिखाई दे रहा है ऐसा, ये देखो इसके जैसे, जैसे पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो पी में 2 का भाग जा रहा है, वैसे यहाँ क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी 2 का भाग जाएगा, तो लिख देंगे ठीक उसकी तरह क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पी में भी 2 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है, तो अर्थात पी व क्यू का, पी व क्यू का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 2 आ गया, क्या आ गया 2, जबकि परिमेय संख्या के लिए एचसीएफ क्या होता है, परिमेय संख्या की अवधारणा क्या कहती है, परिमेय संख्या अवधारणा कहती है पी और क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए, यहाँ पर एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या सिद्ध होता है, इसलिए सिद्ध होता है √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आंसर आ गया हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए।